हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सईद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले फ़खर दुरानी हमें उन डिटेल्स से, उन इंकशाफात से आगाह करेंगे जो अभी किसी मीडिया के पास नहीं है, कहीं पर वो नशर नहीं हुए, कहीं पर उनका इजरा नहीं हुआ, और वो हैं दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से कौन से नए नाम हैं फ़खर दुरानी हमें बताएंगे। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग केस में जमानत दे दी गई है, क्या वो रहा होंगे या नहीं होंगे, और अगर वो रहा नहीं होंगे तो उनके ऊपर कौन सा नया केस बनाया जा रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए फ़खर दुरानी से बात करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? शाह जी, अल्लाह का शुक्र। मैं ये प्रोग्राम जो आप है रेगुलरली, वो शुरू करने से पहले ना मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको, और मेरा जो एक रिक्वेस्ट समझ लें, ये मैसेज ये है कि हमने ये जो दुबई लीक्स का डाटा है वो हमने जो हमारे सामने नाम है सियासतदानों के हैं, जर्नलों के हैं, या जो पब्लिक में आते हैं नाम, वो हमने सर्च करके वो ढूंढा है। इसमें होता बाज़ों का ये है कि ये अपने बच्चों के नाम पे, अपने फैमिलीज़ के नाम के ऊपर भी वो करते हैं। ये दुबई में हो या कहीं भी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप में से कोई भी हमारे जो नाजरीन हैं वो किसी की फैमिली इस तरह के आप समझते हो कि उनकी दुबई में वो है, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, किसी ब्यूरोक्रेट है, जर्नल है, सियासतदान है, जिसकी भी, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं ये जो हमारे पास लीक्स का डेटाबेस है उसमें सर्च करूँगा। हो सकता है हमारे लिए बड़ी नई नई जो है इसमें फाइंडिंग्स है और नए नए इंकशाफात हों। जी हाँ, कमेंट्स में दें या ईमेल कर दें। बिल्कुल, talkshock@777gmail.com पे। तो फ़खर जी, बातचीत आज बताएं क्या नहीं था सूरत हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। फ़खर, आज मैंने जब सुबह उठ के अखबार देखा ना, वैसे तो टीवी पे आप नजर भी है, लेकिन अखबार में सबसे ज्यादा, टीवी पे भी प्रेजेंस थी, अखबार में भी आप जगह जगह थे, एक्सक्लूसिव खबरें, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने माशाल्लाह आपको ग्रो होते हुए देखा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपको मैं देखता हूँ जेन्युइनली कि हमारा भाई जो है वो इज डूइंग वंडर्स। बस शाह जी, हम तो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही है, नहीं हम सारे ही ऐसे ही। बिल्कुल। तो फ़खर, मुझे ये बताएं कि OCCRP ये एक अमेरिकन एक NGO है, इसने एक डाटा लिया, एक डिफेंस रिलेटेड अमेरिका की NGO के पास ओरिजिनली डाटा था, ठीक है, उससे इन्होंने ये डाटा लिया और फिर ये डाटा रिलीज कर दिया। तो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी और ये वो सारी चीज़ें चली हैं, लेकिन एक वजाहत बड़ी ज़रूरी है, और आप, मुझे पता है आपने भी ये वो किया है कि ये जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनका बताया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करप्ट है या इलीगल तरीके या वो इलीगल है। वैसे आपस की बात है, उस एतबार से कोई खबर नहीं है, लेकिन चूंकि एक बल्क का डाटा है, और हमारे गरीबों के लिए ये बात भी बड़ी अहम होती है ना कि किदी प्रॉपर्टी किथे किथे है, ठीक है, तो उसलिए एक अहम है। तो ये बताएं कि मौजूदा जो पार्लियामेंट है उसमें सुना है कि किसी अहम शख्सियत का डाटा आपके पास, कौन कौन सी शख्सियात हैं? शाह जी, जो ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो कल हमने जब ये रिलीज़ हुई है दुबई लीक्स जो है, वो हमने सब तकरीबन बता दिया था। जो जरदारी साहब की फैमिली है, बाकी हैं जो MPs MNAs, उन सब का। लेकिन एक वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि जरदारी साहब को, बिलावल को, या जिन जिन लोगों को आपने बताया, अक्सर लोगों ने कहा कि ये हमारी डिक्लेयर्ड बिल्कुल है, यानी कि सियासतदानों को गंदा करने की कोशिश जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बताना चाहिए कि उनकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज है। तो वो तो चीज़ें आ गई, लेकिन मेरे पास जो इतला है कि आपके पास एक और शख्सियत है जो नामालूम है लेकिन बड़ी अहम है। अच्छा, वो बताए ना। अच्छा शाह जी, ये जो डाटा था ना, बड़ा ह्यूज डाटा है। ऐसे ही तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमने कल बस वो रिपोर्ट कर दिया वो ख़त्म हो गया है। ये दुबई लीक्स जो है, ये दुबई लीक्स जो है शायद आने वाले 6 महीने भी चलती रहेगी, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमें किसी की फैमिली के नाम, किसी के जो है, हम जो होता है कि सामने है पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो भी हैं, जो उनके ही सर्च करते हैं। बाज़ औक़ात फिर हमें कुछ टिप्स मिलती हैं कि फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ की बेटी है या बहू है, या ये इस तरह। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा और ये चलता रहेगा जो लीक्स के हवाले से है।
और नए नए शायद इंकशाफात आएंगे आने वाले दिनों में भी। हम काफ़ी सारे काम कर रहे हैं और वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो आज जो एक नई जो मेरे लिए वो थी फाइंडिंग थी, मैं काम तो उस पर काफ़ी दिनों से वो कर रहा था, वो एक है मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उनका नाम है एहसानुल हक बाजवा। एहसानुल हक बाजवा जो है ये बहावल नगर से MNA इलेक्ट हुए हैं। उससे पहले जो है वो एक टेन्योर वो MPA के तौर पे भी इलेक्ट हुए हैं। तो ये जो एहसानुल हक बाजवा साहब हैं, ये पाकिस्तान के जो सबसे रिचेस्ट जो पार्लियामेंटेरियन हैं, पहले शाहिद खाकान अब्बासी होते थे, उनके बाद सेकंड नंबर पे इनका नंबर होता था रिचेस्ट जो पार्लियामेंटेरियंस होते थे। रिचेस्ट इन अ सेंस के जिनके डिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं वो जो सबसे ज़्यादा हैं। जो इन्होंने पिछले टेन्योर में अपने जो डिक्लेयर्ड एसेट्स थे वो कोई 11.5 अरब रुपए के डिक्लेयर्ड एसेट्स उन्होंने वो कराए थे इलेक्शन कमीशन को। तो ये जो दुबई लीक्स है उसमें इनकी एक बड़ी तादाद में जो मैंने अभी तक ट्रेस किया है इनकी प्रॉपर्टीज़, वो कोई 60 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने इनकी दुबई में इस एक MNA की ट्रेस की हैं। अब ये जो 60 प्रॉपर्टीज़ हैं ये मिलियंस ऑफ जो दरहम है या डॉलर्स में इनकी कीमत है। अब उसके हवाले से फिर मैंने मुख्तलिफ इनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह चेक की, ये तमाम तर, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है इसमें जस्ट आपने सिर्फ ये नहीं कि नाम वो करना होता है, उसमें फिर जो ट्रांजैक्शंस की गई, कितनी की गई, क्या ये फुल पेमेंट पे ये प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी गई या ऑफ प्लान है कि आधी कीमत या किस्तों पे, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि वो किस्तों के ऊपर वो किया गया या मॉर्गेज्ड है, ये तमाम तर जो है वो डाटा में हमें वो भी सारा वो ट्रेस करना पड़ता है। तो उसमें हम ये भी इनकी अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने ख़रीदी हैं 60+ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस अरेंजमेंट के तहत ख़रीदी गई हैं, क्योंकि ये जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक इन्वेस्टमेंट चाहिए इतनी ज़्यादा दुबई में प्रॉपर्टीज़ के लिए। बहरहाल मैंने इनको जो है वो सवालनामा भेजा, कोई पिछले 3-4 दिनों से वो किया हुआ था। आज उनका जवाब आया है और उन्होंने कहा कि हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं UAE में और ये तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिक्लेयर्ड हैं जो पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, क्योंकि ये मेंबर हैं कौमी असम्बली के, तो इसलिए वो डिक्लेयर्ड हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारे ये तमाम तर जो असासे हैं, ये जो जनरल कह रहा हूँ, एहसानुल हक बाजवा साहब जो है ना, ये इस टाइम पाकिस्तान के रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं। तो मैंने इनके 2018 के जो एसेट्स की वो डिटेल्स है, जो नॉमिनेशन पेपर्स आप सबमिट कराते हैं तो आप अपने असासजात की भी वो करते हैं, जो मैंने वो इनका वो 2018 वाले नॉमिनेशन पेपर्स चेक किए हैं, उसमें इंडिविजुअल के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो मुझे नहीं मिली। इनके जो असासजात हैं, जो इन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें 2 कंपनियां जो है वो डिक्लेयर की हुई हैं, UAE बेस्ड 2 कंपनियां हैं। एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और दूसरी है जो स्क्रैप वगैरह या इस तरह की जो होते हैं क्रेन्स और ये इस तरह की वो उनके डील करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड एक कंपनी है। अब फर्दर मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि क्या ये, क्योंकि हमारे पास ये जो दुबई लीक्स का डाटा है ये कंपनीज़ का नहीं है, ये इंडिविजुअल्स के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़, अच्छा इनमें भी दुबई लीक्स में जो है हमारा ये जो डाटा है ये सिर्फ वो है जो रेजिडेंशियल वो हैं, अपार्टमेंट्स हैं, विलास हैं या इस तरह के हैं। दूसरी कुछ कमर्शियल्स होती हैं जैसे प्लाजे, शॉप्स या होटल वगैरह, वो इस डाटा में शामिल नहीं है। और तीसरी एक और चीज़ जो है, जो कंपनीज़ के नाम पे भी बाज़ औक़ात जो है वो लोग प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, ये कंपनीज़ का डाटा भी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल। एजाज़ सैयद ने अगर कोई दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदी और वो रेजिडेंशियल है तो वो डाटा हमारे पास है। अगर एजाज़ सैयद ने कोई होटल ख़रीद लिया दुबई में तो वो डाटा हमारे पास इस लीक्स में नहीं है। तो ये इस वजह से भी काफ़ी सारे कल से मैं देख रहा हूँ सवाल। यार खुदा आपके मुंह में घी शक्कर कि मैं प्रॉपर्टीज भी वहां पर हूँ, होटल भी हो, तो आई वोंट माइंड इट। बिल्कुल तो लीगल होने चाहिए। हाँ, लीगल तरीके से आप लें वहाँ पे जाके, तो शाहजी फिर लीक्स में आपका नाम आएगा। जी नहीं, आप जरूर खबर बनाइएगा, जब आए तो मुझे खुशी होगी। दूसरा जो है एक सवाल ये पूछा जाता है कि मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, क्या इसका मतलब, बल्कि सीनियर हमारे जो हैं बड़े ऑनरेबल तलत हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया हुआ है बाकायदा कि क्या वो वहाँ पे फुटपाथ पे सोते हैं कि उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ इस लीक्स में नहीं आई।
तो मलिक रियाज की जो है, मैं आपको बताता चलूँ, उनके अपने नाम के ऊपर ना एक भी प्रॉपर्टी नहीं है मलिक रियाज के नाम वैसे के आप ऊपर। उसकी बात है, आपको पता है कि ये जो बैरियर टाउन वाला मामला है उसमें भी मलिक रियाज ऑनर नहीं है, अब उनके बेटे हैं अली रियाज। अब जो जो असल सीईओ हैं वो उनके बेटे हैं अली रियाज। तो इसमें जो है ना, मलिक रियाज की जो फैमिली है उसके तकरीबन तमाम मेम्बरान के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वाइफ के नाम के ऊपर दर्जनों के हिसाब से उन्होंने ऐसे ही properties किया हैं। है, उन्होंने देखे ना बड़े, ये भी एक बड़ी टेक्निकल काम है कि आप ना इंडिविजुअल एक ब्रांड से पहचाना जाता है लेकिन उस ब्रांड से उसका लीगल लिंक कोई नहीं है, तो लोग इंडिविजुअल को निशाना बनाते हैं तो वो बाकी जो है वो बच जाता है। तो ये ज़रा आप बता रहे हैं उनकी एलिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। उनकी एहलिया के नाम पे, उनके बच्चों के नाम पे, फिर ग्रैंड किड्स के नाम के ऊपर भी जो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। हमने उनको सवालनामा भिजवाया हुआ है, OCCRP के प्लेटफॉर्म से भिजवाया हुआ है बाकायदा, अभी तक उनका जवाब भी नहीं आया। तो वो जब जवाब आएगा तो फिर उन प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल्स हैं, कब खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, कितने की खरीदी गई, ये जो है ये बाद का उस पे वो अच्छा हमने वो चले, करना है। वो जंग ग्रुप का तो आपने बता दिया कि इनके पास रिहायशी वो नहीं है, तो बाकी भी कोई मीडिया आउटलेट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे? अच्छा शाह जी, इसमें जो है 2 और मीडिया ग्रुप्स के जो सरबराहान हैं या ओनर्स हैं उनके नाम भी जो हमारी ये जो लीक्स है, दुबई लीक्स, उसमें आए हैं। एक जो ARY के मालिक हैं सलमान इकबाल, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ निकली हैं, और इसी तरह एक जो एक्सप्रेस ग्रुप के हैं सुल्तान लाखानी साहब, उनकी और उनकी वाइफ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है। हमने उनको कोई 2-3 दिन हो गए हैं क्वेश्चनियर भिजवाया हुआ है। सलमान इकबाल साहब को तो जो है वो हमने ईमेल किया हुआ है, जो लाखानी साहब है उनको जो व्हाट्सएप भी किया हुआ है, तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। तो ये क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे थे मीडिया के अच्छा, नाम लेकिन क्यों नहीं आ रहे? डिटेक्ट हुई है प्रॉपर्टी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, हुई है। और मुझे ये बताएं कि मैं वो देख रहा था कि जनरल बाजवा के बेटे का भी कोई प्रॉपर्टी निकली है वहाँ पे। हाँ शाह जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंड थी हमारे लिए, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी की वो नज़र आई कि एक प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है फरवरी 2020 में, वो फिर बेच दी जाती है दिसंबर 2020 में। जो फरवरी 2020 का जो ओनर था ना, वो जनरल बाजवा का बेटा था, साद सिद्दीक उनका नाम है, जो बड़ा बेटा है उनका। उनके नाम के ऊपर एक ट्रांजैक्शन थी, वो 2.35 मिलियन दिरहम की थी, यानी 23,50,000 दिरहम की वो प्रॉपर्टी की एक ट्रांजैक्शन आ रही थी। फिर हमने देखा तो वो दिसंबर में वो बिक गई है। उस ट्रांजैक्शन का जो था ना वो हमें ट्रेस कर रहे थे, तो मैंने फिर रब्ता किया जो साद सिद्दीक हैं जनरल बाजवा के बेटे, उनसे, और उनसे ये डिटेल्स और उनका मौक़िफ़ के ये जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है, क्या इसकी आपने फ़ुल पेमेंट की है, पेमेंट अगर फ़ुल की है तो पैसे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, पैसे अगर आपने उधर से कोई जनरेट किए हैं या पाकिस्तान से जनरेट किए हैं, ये तमाम तक जो हमारा एक फॉर्मेट है जो क्वेश्चनियर का, वो तमाम मैंने उसको भेजा। तो वो ये जो बाजवा साहब के बेटे हैं, ये तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और काफ़ी, मैंने सुना है, बड़े पैसे कमाते हैं, ये बड़े डॉलर्स में इनकी सैलरी है और बड़े बड़े पैसे मिलते हैं, तो मैच करता है उनकी इस्तेदाद है वो प्रॉपर्टी, मतलब ये जो आप जी बिल्कुल शाह जी, वो जो, अच्छा इस पे मेरा भी यही था कि शायद ये जो है जो साद है वो शायद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। फिर मैंने उनसे ये स्पेसिफिकली पूछा, वो कह रहे हैं मैं नहीं, मेरे जो छोटे हैं अली इकबाल बाजवा है उनका नाम, वो पहले उसमें करते थे, पाकिस्तान में करते थे, लेकिन जब उनके वालिद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए तो वो, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न के, आर्मी चीफ़ के बच्चों को वो जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि मैंने फिर यहाँ से जॉब छोड़ के मैं UAE चला गया। अच्छा। ताकि वहाँ पे कोई इस तरह के वो ना हो प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से। खैर, वो जो साद सिद्दीक बाजवा हैं, जनरल बाजवा के जो बड़े बेटे हैं, फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चनियर भेजा, उस पर उन्होंने कहा कि मैंने ये ख़रीदी थी 2020 में प्रॉपर्टी, लेकिन ये मैंने उस टाइम जो ख़रीदी थी उसमें कुछ फ़ंड्स जो है मैंने अपने वालिद साहब से लिए, और मिनिमम जो थे वो फ़ंड्स मैंने अपने वालिद साहब से लिए, बाकी उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे दुबई में एक बैंक है मशरिक बैंक, उससे उन्होंने वो कहते हैं मैंने लोन लिया, और मैं आपको उसके लोन एग्रीमेंट जो है उसकी कापी आपको भिजवा देता हूँ। अच्छा, तो वो उन्होंने लोन यानी एग्रीमेंट कि वो लीगली जस्टिफाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
तो उन्होंने अब लोन एग्रीमेंट की कॉपी मुझे भिजवाई और जो उनके वालिद से जो पैसे गए उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी वो भिजवाई। अस्करी बैंक की जो थी वो तमाम तर वो स्टेटमेंट भिजवाई। गुड। तो मैंने कहा कि आपने ये 8 महीने में बेच दिया, किसको बेचा? तो वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं बेचा, मेरे छोटे भाई जो अली की जो वो बात कर रहे थे कि जो यहाँ से छोड़ के वहाँ पे गए, तो वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे शिफ्ट हुए, वो रेंट पे रहने की बजाय फिर यही डिसाइड किया कि मैं अपने वाला जो अपार्टमेंट है इनको बेच देता हूँ और जो मॉर्गेज पे और जो रेंट वो लोन लिया था वो शिफ्ट कर देते हैं इसके उसमें। तो ये नहीं कि दूसरे भाई एक के। आप ये कह रहे हैं कि जो बात मुझे आपकी समझ में आई कि ये ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस है, जी बिल्कुल। जब वो फिर शफाफ ट्रांजैक्शन मैंने फिर वो हाँ वो जो जनरल बाजवा का जो बेटा छोटा है, फिर मैंने उससे रब्ता किया अली इकबाल से। तो अली इकबाल ने कहा कि कोविड जो मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि आपने 2.3 मिलियन की 23 लाख की खरीदी है प्रॉपर्टी। लोग तो खरीदते हैं कि वो उसका फ़ायदा होगा, आगे बेचेंगे तो कोई कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आप जो है उससे 1.7 मिलियन में यानी 17 लाख में फिर ख़रीद रहे हैं। तो ये 6 लाख का जो है ये नुकसान और ये उसमें वो ये कैसे हो सकता है दरहम का? तो वो कहते हैं कोविड के दिन थे और कोविड में यूएई प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई थी। हाँ, तो इस वजह से जो कमर्शियल उसकी असेसमेंट लगवाई गई जो वहाँ मार्केट की उस टाइम, तो उसकी कीमत ये बन रही थी और उसी वजह से जो है वो क्योंकि हमने फिर बैंक से लोन अरेंज करना था तो वो बैंक्स की जो असेसमेंट और उसके मुताबिक जो है ये कीमत बनी थी और फिर वो मैंने अपने बेटे से ख़रीदी है। उन्होंने फिर अपने सारे और मेरे लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या ये डिक्लेयर्ड भी है ये प्रॉपर्टीज़ या नहीं, क्योंकि एक बड़ी कीमत है 16-17 करोड़ आजकल के जो पैसे हैं वो 16-17 करोड़ रुपए बन रहे हैं, तो ये डिक्लेयर्ड भी है या नहीं। तो मेरा ख्याल है जितने भी लोगों से मैंने कांटेक्ट किया ये वर्जन के लिए और उनका वो के लिए, ये वाहिद बंदे थे जिन्होंने मुझे अपनी सारी वो मनी ट्रेल भेजी, डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें भेजी। सारी चीज़ें अच्छा। मेरे लिए बड़ी एक हैरानगी की बात थी। उन्होंने सारा ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई शायद पहले से तैयार बैठे थे, उनके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी। उन्हें किसी ने पहले तो नहीं लीक कर दिया था? नहीं, मेरा ख्याल है जो उससे पहले एक जो स्टोरी हुई थी ना इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जी हाँ, अहमद नूरानी ने जो हाँ, तो उसके बाद शायद ये मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने अपने वो जो तमाम तर जो है ये उस चीज़ के लिए वो फिर मेंटली तैयार हैं कि अगर फिर नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उनके पास ये तमाम। नहीं यार, बात ये है कि हम इन पे तनकीद करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे तो वो भी मेरे ख्याल में अगर उन्होंने आपको तमाम जवाबात दिए और आप मुतमिन है, असल बात तो ये है ना कि आप मुतमिन है, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। और तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस तरह जब भी कोई मीडिया उनसे रब्ता करे तो वो उसी तरह रिस्पांस करे जिस तरह जनरल बाजवा की फैमिली ने किया। का बंदा वो जो है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारे वो करवा रहा है कि वो मैं अपना ताकि एक ट्रांसपेरेंसी शो करा सकूं कि ये जो ख़रीदा गया है जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से पैसा गया या लोन से। तो मेरा ख्याल है कि बाकी पॉलिटिशियंस को भी इस तरह वो करना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक और जनरल साहब थे, राजा आरिफ नज़ीर उनका नाम है। उनका एक अपार्टमेंट निकला तो उनसे मैंने रब्ता किया, मैंने कहा ये आपका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपने ये ख़रीदा है? तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटों ने मुझे ये गिफ्ट किया है ये प्रॉपर्टी। तो बेटों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो कह रहे हैं मेरा एक बेटा यूएस में होता है और अच्छी जॉब कर रहा है, एक डेनमार्क में है वो भी अच्छी जॉब कर रहा है। उनकी जो सेविंग्स थी उन्होंने मुझे गिफ्ट करके ये वहाँ पे अपार्टमेंट, यानी कि बच्चों ने बाप को तोहफा दिया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो 2017 में ख़रीदा गया है, वो जनरल साहब ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा। मैंने उससे पूछा आपने डिक्लेयर किया? कहते मैंने अभी तक नहीं किया। तो इस तरह की भी है कि वो जो बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि यार मैंने नहीं किया, वरना वो ये भी कह सकते, बता दिया हाँ, वरना वो ये भी कह सकते थे कि मैंने कर दिया है। जिस तरह सियासतदान सबसे मैंने पूछा तो वो एक मैं आपको इंटरेस्टिंग एक वो बताता हूँ। एक पीपल्स पार्टी के सिंध से एमपी हैं और मिनिस्टर भी हैं इस टाइम। तो उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमारे पास आई, उसमें उनका पासपोर्ट नंबर, शर्जील की बात तो नहीं, वो तो हमने रिपोर्ट कर दिया। ये वो है नासिर की बात तो नहीं हो रही? नहीं, ये भी नहीं है। बता दे, नाम बता दे। उनका नाम है ज़िया अब्बास शाह। ठीक। तो उनके ना नंबर भी, वो जो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं अपना, तो वो नंबर भी वही लिस्टेड था जिस नंबर से उन्होंने मुझे कॉल करके कहा ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जिसका आपने रिपोर्ट किया ना मेनली, उन तमाम लोगों ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पे बयान दिया कि भाईजान आप इसे
मतलब उनका ये है कि इसको इशू मत बनाएं, ये हमने कानूनी तौर पे डिक्लेयर किए हुए हैं। मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया हुआ है कि मेरी वाइफ का नाम है शर्जील मेमन ने। फिर यार वो ये जो मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत, मतलब शेर अफजल मरवत ने बड़ी एक ट्वीट किया कि जी देखें मैं मानता हूँ और मैंने डिक्लेयर किया। मैंने असल में उनको क्वेश्चनेयर भेजा हुआ तो उन्होंने मुझे जवाब देने की बजाय ट्वीट पे अपना वर्जन। सर आप ये तो उनका राइट है, आपको जवाब देना चाहिए था वैसे, क्योंकि आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा होता कि तो मेरे ख्याल में ये तो यही है। ये मजीद आगे आने वाले दिनों में जितने भी नाम आएंगे तो वो फिर साथ साथ इधर से शेयर करता रहूँगा मैं। ठीक है। तो शाहजी आप मुझे ये बताएं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है आजकल? बड़े गर्म यार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बल्कि मैं ये कहूँगा फ़खर दुरानी कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के इस झगड़े में मुझे डर है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें कहा गया है कि खुफिया इदारों की स्क्रूटनी से परे हट जाओ, मुझे डर है, खदशा है कि अटॉर्नी जनरल की कहीं कुर्बानी ना हो जाए। उसकी वजह यह है कि अटॉर्नी जनरल बड़े पढ़े लिखे आदमी है और बड़े जैसे कहते हैं ना दलील के साथ और लॉ पॉइंट के साथ बात करने वाले आदमी। अटॉर्नी जनरल ने आपको पता है आके तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी होता है कोई राब्ता हुकूमत का किसी का भी तो वो हमारी तरफ से होता है। लेकिन इस बात का मुझे विस्पर हुई है, यानी कि मैं अटॉर्नी जनरल को ज़ाती तौर पे बड़ा, यानी कि अपराइट और बड़ा एक इंटेग्रिटी वाला, मैं नहीं अपराइट का सर्टिफिकेट मैं कैसे दूं या आप कैसे दें, लेकिन मैं उन्हें देखता हूँ और बड़ा इम्प्रेसिव उनका कंडक्ट होता है कोर्ट रूम के अंदर। वो अदलिया को जो जज साहिबान हैं वो उनको बड़ा मुतमईन करते हैं, और एक होता है रिस्पेक्ट के साथ जो अदालत का डेकोरम है। हुकूमत की और उनकी आपस में लड़ाई होती रहती है ज़ाहिर है इशू के ऊपर, लेकिन वो जो अटॉर्नी जनरल है वो अपना जो डेकोरम है वो पूरा रखते हैं। तो मुझे किसी ने चैटर दिया कि देखें इतला ये है कि जो बाबर सत्तार हैं उनके पास शायद कोई और एविडेंस या कोई और शख्सियत का भी उनसे कोई रब्ता हुआ है। तो अगर ये हो गया, ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर तो ये कंट्राडिक्शन आ जाता है ना जो अटॉर्नी जनरल है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये एक इमेज अच्छा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत के बाद जो लोग हैं हुकूमत की साइड से वो अटॉर्नी जनरल को भी बाईपास करते हैं, मतलब तो उसका ये बनता है। तो आई डोंट नो होगा क्या, लेकिन ये हो रहा है। और आपको पता है 190 मिलियन पाउंड वाले आज, हाँ वो बात उधर से ही होनी थी। आज दो तीन बड़ी बातें हुई। एक तो ये है कि सुपर फैसल वाडा साहब ने एक बड़ी धुआंधार सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और वो अदलिया को धमकियां देते रहे। आप बिटवीन द लाइंस फैसल वाडा को देखें, वो अदलिया को धमकियां दे रहे हैं और वो कहते हैं मैं बाबर सत्तार और अतर मिन्नल्ला को कह रहा हूँ, ये उनके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, ठीक है। और फिर 190 मिलियन पाउंड वाले केस में अदलिया ने फैसला दिया, जमानत उनकी जो है वो मंजूर कर ली है इमरान खान की। लेकिन इमरान खान रिहा नहीं होंगे, उसकी दो तीन वजह हैं। इद्दत वाले केस में उनकी सज़ा भी मौजूद है, और दूसरा साइफर वाले केस में सज़ा मौजूद है। और तीसरा मेरी इतलात ये है कि एक नैब ने एक नया रेफरेंस भी तैयार कर लिया हुआ है। अच्छा, तो उस रेफरेंस की हम डिटेल देंगे कि वो क्या है। वो भी तोशाखाना से मुतल्लिक की एक नया रेफरेंस है, तो वो उसकी डिटेल मतलब अभी कोई इम्कान नहीं है शाहजी, इम्कान नहीं है। लेकिन मुझे ना एक ये इम्कान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये अगले 2 महीने लड़ाई बढ़ेगी, जुलाई ये लड़ाई बढ़ेगी। और मुझे ये लगता है कि अदलिया इमरान खान के बारे में जो केसेस हैं वो तेजी से निपटा देगी। अच्छा, मुझे लगता ये है, क्योंकि देखे ना जिस तरह से अदलिया के ऊपर अटैक हो रहा है, आप हुकूमत के वज़रा वज़ीर इत्तलात वो कर रहे हैं, फिर और जो हुकूमती अहदेदार हैं वो आ रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो अदलिया को रिड्यूक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। शाहजी एक सवाल है मेरा, अदलिया में सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही क्यों ये जो हाइपर एक्टिव हुई है? बाकी सुप्रीम कोर्ट में हम वो अर्जेंसी या वो नहीं देख रहे, बाकी कोर्ट्स में भी नहीं, लेकिन इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो यार वो मुझे पता है क्या लगता है, ये अगेन मेरा इम्प्रेशन है, हो सकता है क्या है, मुझे लगता ये है कि जो एक जज के बेडरूम से जब कमरे निकले हैं ना, कैमरे निकले हैं,
और उसने अपना जो केस है अपने साथी जजेस के सामने रखा है। उनके दरमियान ज़ाहिर इख्तलाफ भी हो सकता है, देखें कई मामलात में मेरा आपका और साथियों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता आपको कोई या आउटसाइडर जो है वो करे तो सारे फिर मिल जाते हैं। जी हाँ, तो वो मेरे ख्याल में कि ये एक ना यूनिटी हो गई है। और ये एक ना, और फिर आप देखें ना, खाली ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप तो कह रहे हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस ज़्यादा इस्लामाबाद में दायर है ना, एक तो ये है। दूसरा आप देखें कि इस पे पंजाब हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हुए कि जी मुदाखलत वाली जो बात है, तो और इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कह रही है। तो ये एक एज एन इंस्टीट्यूशन एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ें हो वैसे शाह जी मैं इसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से ज़्यादा ना ये एक अख्तियारात की टसल समझता हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान इस टाइम जारी है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो उनके पास पावर्स हैं या अख्तियारात हैं, अदलिया चाहती है कि उनके पास भी उसी तरह के अख्तियारात हों। और ये वो अख्तियारात की जंग है जिसमें शायद पिसी जो है ना वो घास पिसेगी और उसमें फिर ये सिविलियन हुकूमत आ सकती है कोलेटरल के तौर पे या कुछ भी। तो मुझे ये एक आज़ादी से ज़्यादा ना, अदलिया की आज़ादी से ज़्यादा ये अख्तियारात की जंग लगती है। वरना अदलिया की आज़ादी का आज फैसला देख लें, उन्होंने वो फैसला दे दिया कि कौन नहीं, वो किसी लॉ पॉइंट पे ही दिया होगा ना। नहीं, वो जो भी है मतलब, और मैंने तो नहीं वो लॉ नहीं पॉइंट वो पढ़ा। शाजी लॉ पॉइंट भी हो, जब फिर अदलिया आज़ाद नहीं होती ना तो वो फिर लॉ पॉइंट्स भी इग्नोर हो जाते हैं, वो सब कुछ होता है। तो मुझे ये आज़ादी से ज़्यादा ये मुझे अख्तियारात की अच्छा फ़खर, अख्तियारात की बात है तो ये तो अच्छी बात है। मैं आप इसे नेगेटिव ले रहे हैं, मैं तो उसे अच्छा लेता हूँ। वो बात यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में क्या किया है। ये जो आपकी आर्ग्यूमेंट है इसमें मैं आपको जज नहीं कर रहा, और मुझे पता है आप ये नहीं बड़े वो है, लेकिन आपकी जो गुफ्तगू है वो जस्टिफाई करती है इस्टेब्लिशमेंट के कामों को। नहीं सुन लीजिए ना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप कर रहे हैं, लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट यही है जो आप दे रहे हैं। अगली बात यह है कि दो बातें हैं। वो कहते हैं, एक शेर है, लाइट सी बात है, हो सकता है मैं गलत हूँ। उसने कहा एक जुल्म करता है, एक जुल्म सहता है। आपका ताल्लुक है कौन से कबीले से? शाह जी मैं एक उसका जवाब देता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट वाले जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को ये जो अख्तियारात मिले और ये जितने भी वो उन्होंने यूटिलाइज़ किए पिछले 70 सालों में, उसका इक्वली जो रिस्पॉन्सिबल मैं समझता हूँ अदलिया है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो अख्तियारात गेन किया है ना सिविलियंस के ऊपर, वो हमेशा अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के किया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी वज़राए आज़म नायल हुए, फांसी हुई, जितनी भी उनके अदलिया ने उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर वो किया, साथ दिया, और ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। आप ये नहीं कह सकते कि अदलिया जो है ना बिल्कुल वो है। नहीं हम नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये बात बड़ी मासूम है। तो लेकिन ये आप जो जिस अदलिया की बात आपको कर रहे हैं ना, नहीं अब भी वही अदलिया शाजी, बस वो मेरी सुन लीजिए। जिस अदलिया की बात आप और मैं कर रहे हैं ना, पहली बात यह है कि ये होती लड़ाई, इंडिविजुअल लड़ाई शुरू होती है। इफ्तिखार चौधरी साहब जुम्मे के जुम्मे जाया करते थे मुशर्रफ साहब से मिलने, और आपने और हमने उनको हीरो बना दिया, ऐसे ही है ना। लेकिन लड़ाई होगी और हमने कहा कि जी ये बंदा राइट के ऊपर है, हम इसके साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही यही मीडिया ने यही सोचा। तो अनफॉर्चुनेट है ये जो बात आप कह रहे हैं। और लेकिन एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि जब 77 में 5 जुलाई 77 को कू लगा, तो उस वक्त भी जजों की एक बड़ी तादाद को फ़ारग कर दिया गया था। क्यों फ़ारग किया गया था? इसलिए फ़ारग किया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पसंद के जजेस चाहिए थे, और वो वाले ही लोग आए तो आते ही जो तो इसी से आते हैं ना। मेरे देखे ना, इसमें बड़ा जुर्मदार कौन हुआ है? बड़ी जुर्मदार तो इस्टेब्लिशमेंट हुई जिसने निकाल दिया उनको। अगर या तो है कि बराबर रहने दे, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनका जुल्म कोई नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो फ़खर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बड़ा मज़ा आया। तो नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें, मालूमात हैं तो वो भी दें, और अगर ज़्यादा तफसीलात हैं तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए। मुझे और फ़खर दुरानी को इजाज़त दीजिए।